नमस्कार आप सभी को। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम जो लेके आए हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी संविधान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम इसमें पढ़ाएंगे आपको DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो ये क्या था, तो सबसे पहले इसमें हम रखेंगे इसे भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के तहत रखा गया है, ठीक। और इसे आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं, अनुच्छेद क्या हैं उनके और कहाँ से लिया गया है। तो इतनी बात आ गई। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं ये समझ लीजिएगा। ये हम अपनी भाषा में कहें तो ये भी एक हमारे अधिकार ही हैं। तो मूल अधिकार से इनको थोड़ा सा अलग रखा गया है, उसकी वजह आप समझ लीजिएगा। मूल अधिकार क्या थे, यहाँ पर मूल अधिकार समझ लेंगे और नीति निर्देशक तत्व में फर्क क्या है। नीति निर्देशक, इसमें फ़र्क ये है कि मूल अधिकार वे हैं जिन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है या चुनौती दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। लेकिन ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते हैं, इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें एक बात क्या थी आखिर, तो राष्ट्र हमारे जो संविधान सलाह के जो सलाहकार थे BN राव, उन्होंने ये हमें मूल अधिकार 1 और मूल अधिकार 2 के नाम से उन्होंने सजेस्ट किया था और उनकी बात भी मानी गई थी। लेकिन हुआ क्या कि मूल अधिकार 2 को वह मूल अधिकार 2 न कह करके उन्होंने क्या कह दिया, नीति निर्देशक तत्व। अब ये नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार क्यों चुनौती क्यों नहीं दी जा सकती थी। एक वे अधिकार थे जिन्हें तुरंत लागू किया जा सके, मूल अधिकार था जिनको तुरंत लागू किया जा सके, तुरंत लागू किया जा सके। ऐसे अधिकार जो तुरंत लागू हो सकें उन्हें मूल अधिकार में रखा गया। और ऐसे अधिकार जो सरकार अपनी सुविधा अनुसार धीरे धीरे लागू करे, यहां पर शब्द लिख सकते हैं धीरे धीरे लागू करे, तो उसे कहते थे नीति निर्देशक तत्व। इसीलिए इसे क्या कह दिया गया, नीति निर्देशक तत्व। अब बात यह थी कि इसमें चुनौती नहीं दी जा सकती थी, उसके लिए भी एक संविधान सभा में एक कारण निकल के आया। पहले तो इसकी आलोचना हुई कि आखिर इनकी ऐसा क्या है कि इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो फिर इसका फ़ायदा क्या है। तो उसका एक तर्क ये निकल के आया था कि नीति निर्देशक तत्व तो राज्य की स्टेट पॉलिसी पे ये डिपेंड करेगा कि वो जनता के हितों का कितना संरक्षण रखती है और उसके पास मतदान के माध्यम से वो उसका मूल्यांकन करेगी और फिर मूल्यांकन करके उसका वोट देगी। तो वो पावर उसको वोट के माध्यम से दे दी गई। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इस नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या था। तो यहाँ पर जो मतलब है वो यही है कि ऐसे लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी। अब यहाँ पर एक शब्द बनता है लोक कल्याणकारी। अब ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, पहला उद्देश्य तो हमारा यही होता, राज्य की स्थापना करना। अब यहाँ लोक कल्याणकारी शब्द से क्या मतलब है। लोक कल्याणकारी शब्द से मतलब ये है कि जिसमें सरकार जनता के हितों का अधिक से अधिक ध्यान रख सके और संरक्षण कर सके। सिंपल सी बात समझ में आई कि जिसमें सरकार जनता के अधिक से अधिक हितों का संरक्षण कर सके, उसी को लोक कल्याणकारी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें और हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी यहाँ पर थी कि समाज में सामाजिक, आर्थिक और न्याय राजनीतिक
नैतिक न्याय की स्थापना हो सके। दूसरा उद्देश्य क्या था हमारे पास, समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना ठीक से हो सके। तो दो उद्देश्य हमारे यहाँ से क्लियर हो गए। अब इसमें हमारा जो एक तो था उद्देश्य में एक चीज़ और थी कि इस देश में तीन चीज़ें आ रही थी निकल के, नंबर 1 और 2 और 3। वो कौन कौन सी थी? एक तो थे गांधीवादी और दूसरी थी समाजवादी और तीसरी थी उदारवादी। इन सभी नीतियों को मिलाकर हम एक लोक कल्याण राज्य की स्थापना करेंगे ताकि हमारे जो जनता है उनका अधिक से अधिक संरक्षण, हितों का संरक्षण किया जा सके। तो इन नीतियों के माध्यम से हमने किया। अब हम ले चलते हैं आपको इससे संबंधित, इसकी आलोचना तो हमें पता ही है कि इसीलिए होती है कि इसे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। अब हम ले चलते हैं आपको इससे संबंधित, तो आखिर इसमें था क्या। तो सबसे पहले चलते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में बताया गया था राज्य की परिभाषा। इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई। सिंपल सी बात है कि राज्य की परिभाषा से मतलब ये था कि अगर जो भी जिस तरीके का राज्य बनेगा, जो स्टेट बनेगा, उसकी पूरी परिभाषा बताई गई। अनुच्छेद 37 में हमको बताया गया कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये हमें किस में बताया गया? 37 में। उसके बाद चलते हैं 38 में। 38 में ये कहा गया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो हमने अभी आपको बताया था, सामाजिक, यही शब्द आप याद रखेंगे डिट्टो, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमें मिलना चाहिए। ये हमने शब्द किसमें पढ़े थे? प्रस्तावना में पढ़े थे, आपको याद होगा। प्रस्तावना में हमने पढ़े थे और यही शब्द प्रस्तावना में हमें मिलते हैं। यहाँ पर 38 हो गए। उसके बाद चलते हैं 39। 39 का मतलब ये था कि जब भी कोई सरकार अपने कोई काम करती है तो उसमें जो संसाधन उसके पास होंगे उनका संकेंद्रण नहीं होगा। तो यहाँ पर एक शब्द में उसे कह सकते हैं संसाधनों का उचित वितरण। ऐसा नहीं है कि किसी अमीर आदमी के पास ही सारे संसाधन इकट्ठे हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। सबको संसाधन समान रूप से मिलने चाहिए। अब इसमें एक और है 39 के का में और जोड़ देते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसमें एक चीज़ और जोड़ देते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन। एक और चीज़ है इसमें, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन। अब यहाँ पर हमें जो मिल गया 38, हमने 39 पढ़ लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और थी कि 39 का, इसे संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसे 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें ये शब्द जोड़े गए थे कि 39 का, जहाँ भी आपको का लिखा मिल जाए तो आप समझ लेना कि इसको कहीं न कहीं समान जोड़ा गया है। उसको 46 में या किसी भी संविधान के तहत में उसे जोड़ा गया है। समान अवसर के आधार पर, देखिए यहाँ पर था समान अवसर के आधार पर। अब देखिए समान अवसर से आपको समझ में आ रहा होगा कि समान अवसर मतलब होता है सबको एक समान देना, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ये भी हमें उसी में बताया गया। तो आपने ये पता है 36 में आपने देख लिया, 37 में देख लिया, 38 देख लिया, 39 देख लिया, 39 का देख लिया। 39 का के बाद हम जाते हैं 39 के बाद 40। 40 जब पढ़ते हैं तो 40 में आपने पंचायतों का गठन पढ़ा होगा। 40 में है पंचायत का गठन। आपको पता है ये किससे संबंधित था? ग्राम, जो हमने कल भी पढ़ाया था इससे पहले वाले वीडियो में। पंचायती व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था कब हुई थी? 92 से 93 वाले में। तो यहाँ पर जो रखा गया था उसे काय में रखा गया था?
अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अगर पूछा है नीति निर्देशक तत्व पंचायती राज व्यवस्था किस में है, तो बताएंगे अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अब यहां पर आते हैं अनुच्छेद 41। 40 पढ़ लिया, पंचायती राज व्यवस्था हो गई। अब आते हैं 41। 41 में क्या है कि कुछ दशाओं में काम करने की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ दशाओं में काम से क्या मतलब होता है, यहां पर लिख लो, कुछ विशेष दशाओं में काम। विशेष दशाओं में काम कैसा हो सकता है? बुढ़ापा है, बीमारी है, बेरोजगारी है। ऐसी कंडीशन में इसे काम करने की क्या मिलनी चाहिए, उसको काम करने का कुछ न कुछ मिलना चाहिए। गरीबी है, ऐसे शब्द जो हैं इसमें जोड़े गए थे 41 में। अब आते हैं 42 में। तो 42 में क्या बात कही गई कि जो कार्य है वो न्याय संगत होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? कार्य न्याय संगत होना चाहिए, संगत होना चाहिए। इसका मतलब ये था कि आप जहां भी कार्य कर रहे हैं वहां पर कार्य करने का संगत न्याय से मतलब ये है कि कोई ऐसा काम है कि जिसे पुरुष कर सकते हैं तो पुरुष करेंगे और महिलाएं कर सकती हैं तो महिलाएं करेंगी। ऐसा नहीं है कि पुरुष जो है 50 किलो वजन लेके जा रहा है तो महिला को भी दबाव दिया जाए कि महिला भी 50 किलो ही लेके जाएगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कार्य न्याय संगत होना चाहिए, जैसे जिसके वश का है वैसा ही, और उसमें मानवीय दशा हो। इसमें एक चीज़ और देखने, मानवीय दशा होनी चाहिए, मानवीय दशा होनी चाहिए ताकि आप काम अच्छे से कर सकें। इतनी बात आपको आशा करते हैं कि पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं 43, निर्वाह मजदूरी अधिक होनी चाहिए। ये है, अगर हम कार्य संगत करेंगे तो निर्वाह मजदूरी भी मिलनी चाहिए। ये भी अधिकार ही है हमारा कि निर्वाह मजदूरी ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जो दिन भर जो काम करते हैं अगर हमें उतना नहीं मिलेगी मजदूरी तो कैसे काम बनेगी। और नहीं तो सरकार क्या करे, कुटीर उद्योग का विकास करे। कुटीर उद्योग से यहाँ पर मतलब है कि छोटे छोटे बुनकर हैं, डलिया बनाना, घर में चद्दर बनाना या दरी, जो छोटे छोटे जो काम होते हैं वो सब कुटीर उद्योग का बढ़ावा करें। ये भी सरकार के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पर हमने क्या तरह सीख लिया, 40, 41, 42, 43। अब पहुँचते हैं 44। 44 को बिल्कुल 4 मतलब बराबर बराबर, 4 दोनों बराबर हैं तो यहाँ 44 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो होता है समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता से क्या मतलब है? समान नागरिक संहिता आप समझ लीजिएगा, हमारे देश में 2 प्रकार के कानून हैं। कौन से? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ऊपर अगर बताना चाहते हैं तो बता देंगे। तो हमारे देश में 2 प्रकार के कानून हैं। नंबर 1, पहला होता है हमारा सामाजिक कानून और दूसरा होता है नागरिक कानून। सामाजिक कानून वो होते हैं जिसके अंतर्गत हमारे क्रिमिनल और जितने दीवानी और सामाजिक जो आपने मुद्दे देखे हैं उन पे जो होते हैं वो सामाजिक कानून के अंतर्गत आते हैं कि किसी के साथ जो भी हो रहा है किसी धर्म जाति के लिए अलग नहीं होंगे, वो सामाजिक कानून होते हैं। एक होते हैं व्यक्तिगत कानून यानी नागरिक कानून। नागरिक कानून कौन कौन से होते हैं कि ऐसे में जिसमें व्यक्तिगत असर पड़ता है, जैसे गोद लेना है, तलाक है और क्या कहते हैं संपत्ति वंशज को दूसरी तरह देना है, विवाह है, ये जो संबंध आते हैं ये किस में आते हैं? नागरिक कानून के अंतर्गत में आते हैं। तो इसे क्या था इसमें जोड़ देते। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, समान नागरिक। तो समान नागरिक संहिता हमें समझ में आ गया। कानून हमारे पर 2 प्रकार के हैं, सामाजिक कानून और नागरिक कानून। तो ये दोनों आपकी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद 44 के बाद हम ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा इसे साफ कर दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर चलते हैं 44 के बाद अब पहुँचते हैं 45। 45 में हमको बताया गया अनुच्छेद, अब बस यहीं पर आ जाइए। अनुच्छेद 45 क्या था? अनुच्छेद 45 में आप देखेंगे कि 6 वर्ष से कम आयु के शिक्षा, पोषण, विकास, 6 वर्ष से कम
आयु का शिक्षा विकास जो भी है ETC, ये क्या था। अब यहाँ पर हम तुम्हें बताते हैं कि यहाँ पर जो था, अब यहाँ पर स्टार करके लिख दो, यहाँ से 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान था, कि अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। इसे क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत के बाद 21A के तहत मूल अधिकार में परिवर्तित कर दिया। अब बात समझिए, पहले यहां पर क्या था कि यहां पर मूल अधिकार के रूप में था 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा, लेकिन जब यहां से ये उठा करके 21A के तहत मूल अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया तो यहां पर पॉइंट खाली हो गया। तो यहां पर क्या कर दिया कि 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, तो सिंपल सी बात हो गया, जो यहां से खाली हुआ वो यहाँ। एक चीज और याद रख सकते हैं, जो ये बदलाव हुआ वो हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002। अब ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में परिवर्तन हुआ, मौलिक कर्तव्य में परिवर्तन हुआ और मौलिक अधिकार में परिवर्तन, तीनों में एक ही संविधान संशोधन के द्वारा इसे बदला गया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम अगले ले चलते हैं 46 की तरफ। तो 46 में क्या था, 46 में था अनुसूचित जाति एवं जनजाति। अनुसूचित जाति हमने इससे पहले वाले में आपको पढ़ाई थी, जिससे पहले हमने कल वाले में, कि अनुसूचित जाति और जनजाति। जनजाति अब मेघालय, त्रिपुरा, शिलांग, जो त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में होती हैं, इनके लिए जो शिक्षा आर्थिक व्यवस्था जो की गई थी वो है शिक्षा आर्थिक व्यवस्था जो की गई है, वो किस में की गई है, 46 के अंतर्गत। अब पढ़ते हैं 47। तो धीरे धीरे आप आ गए 36 से 47 में, कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं, अब 47 पे बढ़ते हैं। तो 47 के बाद अलग से देखेंगे, इसमें है मद्य निषेध। अब मद्य निषेध आप समझ गए। मद्य निषेध से मतलब हो गया है कि जितने भी नशीले पदार्थ आप जानते हैं, जैसे दारू है और गांजा, चरस जो भी है, इनको रोकने का पूरा अधिकार सरकार के पास है। दूसरा है पोषाहार, अगर इन पर रोक लग जाएगी तो पोषाहार यानी उसको उन्मूलन बढ़ाने की भी इसको सरकार को पावर मिल जाएगी कि किसी का पोषण कैसे बढ़ाया जाए। और यहीं पर स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें किसमें हैं, सरकार के पास आर्टिकल 47 के अंतर्गत हैं। कोई भी अगर कहीं पर दारू बंद करता है या कुछ भी करता है तो उसे कौन सा अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 47। ठीक है। अब यहाँ पर कर सकते हैं 48। अब यहाँ पर जोड़ के पढ़ो इसको। 48, जब दारू पीना बंद कर देंगे तो हम क्या करेंगे, फ्री हो जाएंगे, दिमाग अच्छा काम करेगा। तो कृषि, पशुपालन, ये जोड़ आ गया। इसमें खास जो बात थी वो में था दुधारू पशु। दुधारू पशु के लिए इसमें जो खोलने की व्यवस्था की गई, गौशाला इत्यादि, यानी बढ़ावा देने के लिए, संवर्धन कहते हैं बढ़ावा करने के लिए। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम 48 में कृषि, पशुपालन, इन सब चीज़ों में करते हैं तो यहाँ पर हमें दुधारू पशुओं का उन्मूलन भी हमें बढ़ावा, संवर्धन करने के लिए भी हमें मिलता है। इसमें एक चीज़ और जोड़ते हैं 48 का फिर जोड़ा, तो मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं जोड़ा। जब हम कृषि और पशुपालन करते हैं, खेती करते हैं, तो हमारे विचार में क्या आएगा, पर्यावरण। तो पर्यावरण बढ़ावा भी, पर्यावरण संवर्धन भी इसी के अंतर्गत रखा गया। अब हमें 48 तक पता चल गया कि कृषि करने, पहले दारू छोड़ी, फिर कृषि पे आ गए, और कृषि करने के बाद हमने कहाँ पहुँच गए, उसमें पर्यावरण संरक्षण कर लिया। अब ये भी हमें कब जोड़ा गया था, 42 में संविधान संशोधन 2002 के तहत। समझ में आ गया, 2002 नहीं, 1976।
मिनी संविधान कब हुआ था? 1976। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां कब हुआ था? 78 में। तो ऐसे करके आप संशोधन भी याद कर लें। ये इन तीनों को तो आपने ऐसे जोड़ लिया। अब 49 में जो हम सीखेंगे, राष्ट्रीय महत्व और स्मारक का संरक्षण करना। ये जितनी भी हैं धरातली वो धरोहर, उनको 49 में हम देख लेते हैं। 49 में कहता है राष्ट्रीय महत्व। राष्ट्रीय महत्व में राष्ट्रीय महत्व बताया गया, जिसमें सरकारी धरोहर जितनी भी होती है, इससे दूसरा धरोहर भी कह सकते हैं, धरोहर, इनको हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। किसमें? 49 के तहत। अब आ जाते हैं 50 को 50-50 बोलिएगा, तो 50-50 यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर था कार्यपालिका और न्यायपालिका, दोनों अलग अलग स्वतंत्र रहेंगे। कार्यपालिका में कौन से होते हैं? उच्च मंत्रि परिषद और इसमें जज वगैरह। तो समझ में आ गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र और अलग अलग रहेंगे। इतनी बात इसमें कहेगी। अब आ जाते हैं 51 में। 51 में क्या गया था? सब कुछ हमने बहुत अच्छा कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा, इसमें कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा यानी हम अपने देश में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो क्या होने चाहिए? तो देश में भी विदेशों में भी हम अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात हो गई। तो यहाँ से हमने पढ़ लिए 36 से लेकर के 51 तक। अब हम चढ़ते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आपको अगले वाले की बात, उसमें छोटा सा एक पॉइंट और रह गया है, उसको जरा जिक्र कर देते हैं। वो क्या जिक्र है? वो ये था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, इससे पढ़ा गया था केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसको जरा देख लेते हैं। 1973, इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी जब प्रस्तावना पढ़ाई थी तब, और संविधान सभा पढ़ाया था, उसमें बताया गया था। तो उसमें यह कहा गया था कि मूल अधिकार उच्च हैं, मूल अधिकार उच्च हैं। इसमें क्या बताया गया था? मूल अधिकार उच्च हैं और नीति निदेशक तत्व तो निम्न है। नीति निदेशक निम्न है, ये बात कही गई थी। अब उसके बाद हम पहुंचे दूसरे नंबर पे 42 में संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें कहा गया कि मूल अधिकार निम्न है और नीति निदेशक तत्व उच्च हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा विवाद हुआ और थोड़ा सा यहां पर भी हो गया, ये पूरा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। उसके बाद यहां पर तीसरी बात और पहुंच जाती है, ये चलती रही कहानी, उसे कहते हैं मिनर्वा मिल्स वाद। इन्होंने क्या कहा था 1980 में कि ये न तो ये उच्च हैं और न वो उच्च हैं। उन्होंने कहा था न तो मूल अधिकार उच्च हैं और न तो नीति निदेशक तत्व हैं, दोनों ही कोऑर्डिनेट हैं, दोनों ही एक दूसरे के कोऑर्डिनेट हैं, एक दूसरे में सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना इसका काम है। तो आज हम जान सकते हैं कि ना तो नीति निदेशक बड़े हैं और ना ही मूल अधिकार बड़े हैं, बल्कि दोनों का कोऑर्डिनेशन ही हमारा क्या है, ये हमारा ये है समान है, मतलब दोनों में समान रख सकते हैं। तो हमने आपको 41 से लेकर के वो 36 से लेकर के 51 तक और उससे संबंधित कुछ जो पॉइंट थे वो आपको डिस्कस कर दिए हैं। भाग 4 के अंतर्गत दिया गया है और 36 से 51 के बीच में दिया गया है। एक एक पॉइंट हमने आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बता दी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले में। आज के लिए बस, धन्यवाद।